तो आज कंपनी लॉ में अपना फर्स्ट टॉपिक है। वैसे लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके और मैं फिर आगे बढ़ाता हूं सर। तो ध्यान देना प्लीज। लास्ट क्लास में आपने मुझे बताए थे सर बिजनेस करने के कई फॉर्मेट है ना सर। ये दो जने हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। एक अनिल नाम का पर्सन है और एक इसका दोस्त है। क्या नाम उसका? सुनील। इनको तो आप जानते ही हो सर। इन दोनों को बिजनेस करना है। दो जने हैं सर और उनको बिजनेस स्टार्ट करना है। और आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अपना ऑफिस आपने जयपुर में किया हुआ है। ये दोनों एज ए क्लाइंट आपके पास आए कि सर एडवाइस दो कि हम दो जने मिलकर के बिजनेस करें तो किस फॉर्मेट में करें। देखो सोल प्रोपराइटरशिप तो होगी नहीं क्योंकि दो पर्सन है, तो या तो पार्टनरशिप और या कंपनी। कौन सा सही रहता है? क्या बेनिफिट है कंपनी के और क्या नुकसान है पार्टनरशिप फर्म की, वो दोनों बताएंगे ना उसको। तो उसके सामने रखेंगे अपन ये बात कि देखो पार्टनरशिप में आप बिजनेस करोगे तो रिस्क ज्यादा है। रिस्क ये है कि कल यदि बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, भगवान ना करे ऐसा, बट क्योंकि एक साइड ये भी है कि बिजनेस फेलियर होते हैं, तो जितना लोन आप लोगे बिजनेस के नाम से, वो लोन यदि बिजनेस की एसेट से पेमेंट नहीं हो पाया तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे करना होगा। यानी कहीं ना कहीं पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि यदि बिजनेस की एसेट्स कम पड़ गई और यदि बिजनेस की लायबिलिटी ज्यादा है तो बिजनेस की लायबिलिटीज को आपका पर्सनल एसेट्स बेच करके आपको पेमेंट करना हो। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। जैसे इन दोनों ने एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखा एबीसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान देना प्लीज, प्लीज ध्यान देना सर। कंपनी एक खुद अलग पर्सन है और ये दोनों लोग उस कंपनी के ओनर हैं। और कंपनी में ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। पार्टनरशिप फर्म में ओनर को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। तो कंपनी में ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, या और अच्छा बोलना जाओ तो मेंबर्स। नहीं तो शेयर होल्डर बोल दोगे तो भी ठीक है। तो ये दोनों लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। अब वो 50-50 हो सकते हैं, 60-40 हो सकते हैं, 70-30, वो तो इनका इंटरनल डिसीजन है ना, कौन कितना पैसा लगाएगा। कोई हमेशा 50-50 हो ही जरूरी है क्या? हो सकता है रेशियो कुछ भी हो, बट ये दो जने इसके शेयर होल्डर और यही दोनों डायरेक्टर हैं। शेयर होल्डर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। डायरेक्टर तो एम्प्लॉय की तरह है सर। सर डायरेक्टर सारे एम्प्लॉय। एक बात बताओ, आपने कोई गाड़ी परचेज की तो गाड़ी एक कंपनी है और आप उसके ओनर हो। खुद ही गाड़ी चलाओगे तो ओनर भी आप, ड्राइवर भी आप। और यदि ड्राइवर कोई और रख लिया तो ओनर आप रहोगे, आप ड्राइवर को डायरेक्शंस दोगे कि चलो भाई आज वहां चलना है, उधर चलना है, तो वो अकॉर्डिंगली गाड़ी ड्राइव करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर। सेम चीज कंपनी में है। शेयर होल्डर्स आर ओनर, डायरेक्टर्स आर ड्राइवर, बट डायरेक्टर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर होल्डर। ये थ्योरी दिमाग में सेट कर लोगे ना। अब कई बार ऐसा होता है कंपनी में दो ही जने शेयर होल्डर होते हैं, वो ही डायरेक्टर भी होते हैं। हो सकता है ना खुद की गाड़ी खुद ही ड्राइव करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनी, आज मुकेश अंबानी जी रिलायंस की हर कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, लेकिन हर कंपनी में शेयर होल्डर हैं। डायरेक्टर अपॉइंट वो ही करते हैं, ठीक है, एक्ट खुद नहीं करते। आप मूवीज से ले लो, मूवी के प्रोड्यूसर अलग, डायरेक्टर अलग होते हैं ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर भी वही बंदा है, शायद डायरेक्टर भी वही बंदा है, और कई की बार तो उस मूवी में एक्टर भी वही है। इट में हैपन, हो सकता है। तो वो 3-3 बेनिफिट लेगा। एक एक्टर होने के नाते उसकी फीस के रूप में पैसा लेगा, डायरेक्टर के रूप में डायरेक्शंस की फीस लेगा, और प्रोड्यूसर के रूप में तो जो प्रॉफिट आएगा पूरे मूवी के राइट सेल करने के बाद, लेस एक्सपेंसेस, तो वो तो एंजॉय करेगा ही। नहीं मानोगे? सेम चीज कंपनी के केस में है। तो कंपनी खुद एक पर्सन है
चलो एक बात बताओ, आज यदि इस कंपनी को एबीसी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड को कल अपने बिजनेस के लिए कोई जगह परचेज करनी हो, फैक्ट्री के लिए लैंड परचेज करनी हो, सर वो जो लैंड परचेज होगी तो आपने कभी नाम सुना होगा ना, रजिस्ट्री होती है। जमीन जब अपन खरीदते बेचते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है। किसके नाम होगी वो? कंपनी के नाम या अनिल सुनील के नाम? कंपनी के नाम। कंपनी खुद पर्सन है। कंपनी कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट्स इन इट्स नेम। कंपनी खुद के नाम से काम करती है सर। चलो कल इस कंपनी के प्रोडक्ट में कोई कमी मिली और कंज्यूमर ने केस कर दिया। कंज्यूमर केस करते हैं ना कंज्यूमर कोर्ट में, कौन लायबल होगा? कंपनी। उस कंज्यूमर को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिला, कौन देगा? कंपनी, ना कि डायरेक्टर, ना कि शेयर होल्डर। ये थ्योरी प्लीज दिमाग में सेट करो। कंपनी इज अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी खुद की अपनी एग्जिस्टेंस है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, बट नॉट नेचुरल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज ए पर्सन बट नॉट नेचुरल। ह्यूमन बीइंग नहीं है। कंपनी का आधार कार्ड नहीं हो सकता, कंपनी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो सकता, पैन कार्ड होगा, क्योंकि कंपनी एक एसएससी है। कंपनी विल पे इनकम टैक्स सर, कंपनी विल अर्न इनकम एंड कंपनी विल पे इनकम टैक्स। पैन कार्ड हो सकता है, इसलिए पैन कार्ड पर्सन का बनता है और आधार कार्ड इंडिविजुअल पर्सन का बनता है। नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा आपको। चलो अब बताओ कंपनी क्या होती है, तो आप ये बोलोगे सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बट ये बात एक्ट में तो नहीं लिखी, और अपने को डेफिनेशन तो हमेशा एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी। तो पता है कंपनीज एक्ट में कंपनी की क्या डेफिनेशन लिखी है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अल्ले, बस इतनी सी डेफिनेशन है कि कंपनी उसे कहेंगे जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, और कंपनी के नाम में कंपनी शब्द आना कोई जरूरी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कहां इसके नाम में कंपनी लिखा हुआ है? लीजा बातें नहीं। देखो कंपनी के नाम में कंपनी वर्ड का आना कोई कंपलसरी, लेकिन हर्षिता कंपनी के नाम के आखिर में लिमिटेड वर्ड जरूर मिलेगा सर। भारत में कंपनी के नाम का आखिरी अक्षर क्या होगा? लिमिटेड। प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक है तो आप नहीं, पब्लिक नहीं है तो ओनली लिमिटेड। प्राइवेट है तो प्राइवेट वर्ड अलग से आ जाएगा, प्राइवेट वर्ड नहीं है इट मींस वो पब्लिक कंपनी। क्या था? नहीं नहीं, लिमिटेड क्यों लिखते हैं? चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो तो बता दूंगा। ठीक है भाई, आज उस टॉपिक तक पहुंच गए तो मैं बता दूंगा। देखो मैं एक बार, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा ना, आपको लगेगा फैकल्टी को नहीं आता। नहीं, सच भी है वो, लेकिन लगना नहीं चाहिए। देखो अपन जब कंपनी की फीचर पढ़ेंगे ना, तो सेकंड फीचर आएगी लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना? तब अपन पक्का बता दूंगा, आपको झूठ नहीं बोल रहा। वैसे अमेरिका में कंपनी के नाम के आखिर में आईएनसी लिखा होता है। कभी ध्यान देना, गूगल का नाम देखना आप, तो गूगल आईएनसी, या ऐसे कई बार कई कंट्रीज में मिलेगा पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये हर कंट्री के अपने अपने सिनोनिम्स, बाकी ज्यादातर कंट्रीज में लिमिटेड ही है। जैसे इंडिया में लिमिटेड, ऐसे ज्यादातर में लिमिटेड ही मिले, बट ऐसा हमेशा। चलो ये तो ठीक है, नाम इनका तो कोई मतलब नहीं है। एक बात बताना, कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है? कंपनीज एक्ट 2000। कब बना था ये? चलो मान लेते हैं 2013 में। अब आप लोग बोल रहे हो ना, मैं आपकी बात मान रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले कौन सा एक्ट होता था? क्या 2013 से पहले कंपनीज एक्ट था ही नहीं ना? था तो कौन से ईयर का था? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने पहली बार, कंपनीज एक्ट 1956। तो हम लोग 1956 पढ़ करके ही सीएस बने थे।
2010 में आप लोगों की दुआओं से मेरा सीएस हो गया था। तब आप मुझे जानते नहीं थे, लेकिन अच्छाई तो आप में हमेशा से रही है, ठीक है ना। उस वक्त भी आप में अच्छाई तो थी, आप हमेशा यही बोलते थे कि हे भगवान सबका भला करना, तो मेरा भी हो गया। तो हम लोग 56 पढ़ के बड़े हुए। फिर मैंने सीएस को पढ़ाना स्टार्ट किया, सीएमए को। कंपनी लोग ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 100 के आसपास बैचेज हुए, तो कंपनी लोग में खूब पढ़ा चुका हूं। और सीएस में तो एक कंपनी लो मतलब 3 बुक्स में है, 300 मार्क्स। अपने तो 40 मार्क्स का ही ट्रेलर टाइप। बट मैं कोशिश करूंगा जितना उतना, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा, बट जो रेलिवेंट होगा वो जरूर बताऊं। फिर 3 साल के बाद, उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो 2012 दिसंबर में लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गया था, और 2013 में इसके कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए, और फिर ये 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हुआ था। तब भी मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जिसके अंतर्गत कंपनी लॉ आता है, उसको उस टाइम हैंडल करते थे सचिन पायलट जी। तो अच्छा लॉ है सर ये, बट ये 2013 में बना। इससे पहले कौन होते थे? कंपनीज एक्ट 19, उससे पहले ब्रिटिश कंट्रोल था। तो उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था उसका नाम है कंपनीज एक्ट 1913। ये लगभग ब्रिटिश कंट्रोल से ही बना हुआ था, यानी ये बोल सकते हो कि अंग्रेजों का थोपा हुआ लॉ था, बट मानना पड़ता था। इससे पहले नहीं था। इससे पहले कंपनीज एक्ट शायद 1894 या 92 ऐसा कुछ था। इससे भी पहले नहीं। अब देखो क्या हुआ था, जब भारत में लाइक अंग्रेजों ने आना स्टार्ट किया था, उस टाइम अपने यहाँ रियासत होती थी। जैसे आज स्टेट्स की अपना राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, तो पहले से छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, मोर देन 550। आपको पता है ना, कई रियासतों को जोड़ के फिर भारत बना। तो हर रियासत का एक राजा था, और हर राजा के अपने नियम थे। तो चाहे टैक्स की बात कर लो, जो टैक्स की दर आमेर, जयपुर उस टाइम आमेर होता था, यदि आमेर में है तो मेवाड़ में नहीं थी। जो बीकानेर राजघराने में, वो जोधपुर में नहीं थी। जो जोधपुर में वो भरतपुर में नहीं थी, धौलपुर में नहीं थी। राजस्थान में शायद 9 या 10 रियासतें थी। तो हर रियासत का अपना लॉ हुआ करता था, जिसको बोलते थे रीजनल लॉ, क्षेत्रीय कानून। और वो लॉ वहीं तक एप्लीकेबल होते थे जहां तक उस राजा की सीमाएं होती थी। तो और उस टाइम बिजनेस कौन करते थे? कुछ सिलेक्टेड लोग जो राजा के अंतर्गत कंट्रोल में आते थे। तो राजा ही लॉ बनाता, और कोई यदि उसकी पहले कोर्ट नहीं होती थी। देखो आपको वैसे फाउंडेशन में मैंने बताया भी था, अभी 2 सिस्टम है। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है, और जुडिशियरी यदि उस लॉ का कोई वायलेशन करे तो सजा सुनाता है। यानी कानून बनाता है पार्लियामेंट, और सजा सुनाता है कोर्ट। जब राजा सिस्टम हुआ करता था तब ये दोनों एक ही होते थे। कानून भी किसने बनाया, यानी लेजिस्लेटिव पावर भी राजा के पास, और यदि उस लॉ का वायलेशन हुआ तो पनिशमेंट भी कौन देता था? तो यानी जुडिशियरी पावर भी। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ने और क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को सेग्रीगेट किया, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर हैं। लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास और विधानसभा के पास। स्टेट लेवल की सरकार विधानसभा चलाएगी, और सेंट्रल लेवल की सरकार पार्लियामेंट। फिर आता है ब्यूरोक्रेसी, ये आईएएस और आरएएस, जिनका काम है सरकार के बनाए हुए लॉ को लागू करना। दैट इज ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन यू में से, प्रशासनिक सेवाएं। अब यदि प्रशासन गलत करे तो जनता के साथ गलत होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, और यदि उनके राइट्स वायलेट हुए तो फिर सिटीजन कहां जाएंगे? अब पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे कि आपने कानून बनाया है, देखो ये लोग उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो अब उनकी शिकायतें सुनने के लिए अलग एक सिस्टम बना है, दैट इज जुडिशियरी। वैसे आपका पहला चैप्टर यही है, बट वो अलग पढ़ेंगे अपन। बट आपने पूछ लिया इसलिए मुझे बताना पड़ा। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं सर? ये क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन पढ़ो आप। देखो जी क्या लिखा है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी, नो बोटल प्लीज।
कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013 और एन एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से बनी हुई। अब आप पूछोगे सर पहले से कौन से लॉ में? अब वो 56 में भी हो सकती है सर, वो 1913 में भी हो सकती है सर। टाटा मोटर्स कब की कंपनी है? 1945, नहीं था उस टाइम 1956 लॉ। सर बहुत सी ऐसी कंपनी है जो जब यहां अंग्रेज हुआ करते थे तब से था। रिलायंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो आजादी के बाद में आया है, लेकिन टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये ग्रुप तो पहले से ही है। और इनकी कई ऐसी कंपनी जो 1920 1925 से चलती आ रही है। तो कौन से लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई होंगी? वो उस वक्त के कंपनी लॉ में। कोई 1913 में, कोई 1956 में, कोई 1894 में। इसलिए लॉ ने क्या नाम दिया उनको? एग्जिस्टिंग कंपनी। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट पूछ ले तो कि सर एग्जिस्टिंग कंपनी बोले तो वो भी डिफाइन है कि एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉज। और वो प्रीवियस इसलिए मैंने आपको अलग अलग बताए हैं सर, एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। ये चीजें लर्न मत करना प्लीज आप, कहीं आप इनको भी लिखने बैठ जाओ, रटने बैठ। समझने के लिए कई चीजें जरूरी, क्योंकि प्रीवियस कंपनी लॉ तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2013 से पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करते थे। एक दो याद रख लो, 56 और 1913 है। कोई पूछे तो भाई ये लिखना कभी नहीं आएगा। प्रीवियस कंपनी लॉ लिख दोगे, इट इज इनफ। ये एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की डेफिनेशन। हाँ वैसे जनरली बात करें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर होंगे? 2 जने तो चाहिए। तो 2 जने मिलकर के जो कंपनी बनाएंगे, और कंपनी का जो कैपिटल होता है ना वो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स। अब वो इक्विटी होंगे या प्रीफरेंस, वो अपन सेक्शन 43 पढ़ेंगे कैपिटल के चैप्टर में, तब डिटेल में बता। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये लॉ के द्वारा क्रिएटेड है। कोई प्रॉब्लम प्लीज? अरे यहां तक कोई टॉपिक समझ में आया हो? गलत फहमी होगी, समझ में आ रहा है? गलत फहमी है? ठीक है, समझ में आ रहा है सर। चलो कंपनी की पहली फीचर सर, सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सर अपन बार बार पढ़ रहे हैं ना, कंपनी एक पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी अलग होगी और कंपनी के मेंबर्स अलग होंगे। कंपनी के मेंबर्स अपनी ही कंपनी से सेम वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि कोई और पर्सन कर सकता है। आप मेरी लाइनों को सुनते रहो, समझ में 50% ही आएंगी ये, लेकिन मैं एग्जांपल दूंगा 150% हो जाएंगी फिर। बट एक बार जो बोल रहा हूं सुनते रहो। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी के मेंबर अलग होंगे, कंपनी के कर्मों के लिए कंपनी जिम्मेवार। वो नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, कंपनी जाएगी, उसके मेंबर्स उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। लेकिन कंपनी के मेंबर्स कंपनी के साथ सेम वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि कोई और पब्लिक का पर्सन कर सकता है। ये लाइन प्रॉब्लम करेगी, ठीक है? एक बार पढ़ा देता हूं। बाय इनकॉर्पोरेशन यानी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, द कंपनी एक्वायर्स कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कि कंपनी के खुद के पास एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है, यानी कंपनी खुद एक कॉर्पोरेट पर्सन है, विच इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस अलग, डिफरेंट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी कंपनी इज ए डिफरेंट पर्सन एंड मेंबर्स आर डिफरेंट पर्सन। और क्योंकि कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए खुद के नाम से एसेट खरीद सकती है। वो जमीन खरीदेंगे, कंपनी के नाम रजिस्ट्री होगी। बैंक से लोन लेने जाओगे, कंपनी के नाम से लोन मिलेगा, तभी तो फायदा है। यदि वो लोन कंपनी रीपे नहीं करेगी तो मेंबर लायबल नहीं होंगे, क्योंकि लोन किसके नाम भैया? और कंपनी खुद अलग पर्सन, तो कंपनी की कर्मों की जिम्मेवार कंपनी खुद होगी। तो कंपनी एक जुरिस्टिक पर्सन है, लीगल पर्सन है, इसलिए वो अपने नाम से एसेट खरीद सकती है, अपने नाम से मनी बोरो कर सकती है, अपने नाम से और कोई सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मेंबर्स के नाम से, डायरेक्टर के नाम से नहीं। कंपनी जो काम करेगी खुद के नाम से करेगी। नहीं मानोगे बात?
और आगे लिखा भी, एक मिनट लीजिए, एक पैराग्राफ और पढ़ा देता हूं कि कंपनी का कोई भी मेंबर अपनी ही कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जैसे कि कोई अदर पर्सन कर सकता है, और वो कभी भी लायबल नहीं होगा कंपनी के एक्ट्स के लिए, चाहे उसके पास कंपनी के सारे शेयर्स हो सकता है आपके पास कंपनी के 99.99% शेयर्स हो, बट फिर भी कंपनी के कर्मों के लिए कंपनी का मेंबर जिम्मेवार नहीं होगा। आज आपने जियो की सिम परचेज की, उसमें प्रॉपर नेटवर्क नहीं आया, या उतना डेटा नहीं मिला जो आपसे प्रोमिस किया गया था, या वो स्पीड नहीं मिली जो आपसे प्रोमिस की गई थी, तो बीइंग ए कंज्यूमर आप कोर्ट में केस करेंगे। चलो आप केस जीत गए और कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको 2 लाख रुपए का कंपनसेशन मिले कस्टमर को। सर वो जियो कम्युनिकेशन पे करेगी, मुकेश अंबानी नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि जियो कम्युनिकेशन लिमिटेड के 100% शेयर उसने ले रखे, बट आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी पे तो केस नहीं कर सकते ना। आप केस तो किस पर करोगे? जियो कम्युनिकेशन पे करोगे। तो कंपनी के एक्ट्स के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कंपनी का शेयर होल्डर। चाहे ही इज होल्डिंग 100% शेयर्स, बट ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। सर बिहाइंड द कर्टेन कौन है आप जानते भी नहीं हो। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, कौन है इसका मालिक? चलो नहीं, एक जने को जानते होगे आप, जो इनका प्रमोटर ग्रुप है, सुनील मित्तल जी, बट 100% शेयर तो उनके पास नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, कौन है इस कंपनी का शेयर होल्डर? नहीं, आप बोलोगे अंबानी फैमिली। कितने अंबानी फैमिली के पास 52% के आसपास शेयर्स, 48%? पता ही नहीं है सर। चलो बताऊं आपको, रिलायंस में टोटल शेयर होल्डर कितने हैं? ज्यादा नहीं है, 35 लाख के आसपास है। 35 लाख शेयर होल्डर हैं। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला लें। कौन सा स्टेडियम लीजा बताओ तो सही जहां पर 35 लाख लोग आ जाए, ऐसा कोई स्टेडियम इस दुनिया में नहीं है। ये तो मीटिंग में आते नहीं सारे लोग, 10% भी आ जाए तो भी हालत खराब हो जाए। 3.5 लाख कहां रखोगे? कौन सा स्टेडियम की कैपेसिटी है कि 3.5 लाख लोग आ सकते हैं उसमें? बड़े से बड़ा स्टेडियम देख लो, कोई है? और वो तो 10% की बात कर रहे हैं अपन। और ऐसी कई पब्लिक कंपनी है सर जिनमें लाखों मेंबर है। बात को मान रहे हो ना सर? अपन सच में नहीं जानते कि कंपनी का ओनर कौन है। हाँ, मेजोरिटी पता रहता है क्योंकि वो उससे की ये अंबानी फैमिली की है, बट एग्जैक्ट होल्डिंग सर नहीं पता रहता कि किस पर्सन की कितनी कितनी है। नहीं मानोगे? इसलिए कंपनी खुद एक सेपरेट पर्सन है। यदि कंपनी गलत करेगी तो कंपनी कंपनसेशन देगी। इसलिए पब्लिक को कोई मतलब भी नहीं किसका ओनर कौन है, कोई हो, इसने हमारे साथ गलत किया ना, हमें कंपनी कंपनसेशन देगी। और यही सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हाँ लीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप पूछ लो। बोलो बोलो। बिल्कुल। बैड डेप्ट हो गया बैंक का। बहुत सा बैड डेप्ट होता है। आपने नहीं सुना कि हजारों करोड़ रुपए बैंक की डूब गई? तो कैसे डूब गई वो? क्योंकि जिस कंपनी को लोन दिया उस कंपनी की एसेट्स कम थी, और जब उन एसेट्स को सेल किया तो उनके पास 10% 15% पैसा वापिस आता है, बाकी सब डूब जाते हैं। सर देखता है बैंक, वही देखेगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पब्लिक सेक्टर बैंक के डायरेक्टर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी का नाम है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, ADAG ग्रुप बोलते हैं इसको, अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप। एक्चुअली मैं कैनरा बैंक में था, वो जॉब छोड़ के फिर आया हूं, तो मैं रिकवरी डिवीजन में था मुंबई। तो ये कंपनी हमारे ADAG ग्रुप की रिलायंस कम्युनिकेशन और ऐसे करके 8 यूनिट थी। ज्यादा नहीं, करीब 35,000 करोड़ रुपए की डेप्ट, 35
करोड़ रुपीस। आम आदमी तो शायद 35 लाख रुपए का लोन लेने से पहले 35 बार सोचता है। इस पर टोटल डेब्ट थी 35,000 करोड़। और पता है सर इसके बदले में एसेट्स कितनी थी? 50%। तो मेरे भी है कि यार बैंक ने लोन देते टाइम देखा नहीं क्या कि जो मुझे एसेट दे रहा है वो 50 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, और मैं लोन 70 रुपए का दे रहा हूं। तो सर आपका प्रपोजल जो आता है ना, आप लोन कोई, ये लोग लोन लेते हैं तो ऐसे लेते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, और फिर इलेक्शन के टाइम पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, वो राजनेता को इधर से उधर लेके जाता है। तो वो हेलीकॉप्टर राजनेता का तो होता ही नहीं, चाय बेचने वाला का हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता। तो वो हेलीकॉप्टर किसका, वो पेट्रोल डीजल किसका? सर इन लोगों का। सर ये फाइनेंस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और आफ्टर रिजल्ट अ पॉलिटिकल पार्टी विल फेवर ना, क्या फेवर करेंगे? सर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। किसने लोन दिया इसमें? एडीएजी ग्रुप में, पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक है सरकारी बैंक है। और सरकारी बैंक का जो मैनेजर, उसको क्या पड़ी? मैं मैनेजर हूं मान लो किसी ब्रांच का, तो मुझे तो वही तनख्वाह मिलनी है, मैं लोन दूं या नहीं दूं, और कौन सा मुझे रिकवर करना है। मेरे यहां 3 साल की जॉब, उसके बाद ट्रांसफर होगा, जो आएगा वो भुगते। और वो भी क्यों भुगते? वो 3 साल बाद फिर वो चला जाएगा। तो इसलिए अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। जो बिना एसेट के लोन दिया जाता है वो कौन सा होता है? और वो मिलता है सर, बस आपकी ठीक ठाक पहुंच होनी चाहिए। और चलो ठीक है, 500 करोड़ का लोन दे दिया, वापिस रीपे नहीं किया, 100 करोड़ का इंटरेस्ट पेंडिंग, तो टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट कितनी? 600 करोड़। अब होता है रीपैकेजिंग। रीपैकेजिंग में क्या होगा? ये कंपनी को अपनी एक नई एसेट देगा, नया बिजनेस आइडिया देगा। सेम बिजनेसमैन बैंक के पास जाएगा कि सर प्लीज आप मुझे है ना 700 करोड़ रुपए का लोन दे दो। नहीं नहीं सुनो तो, जिसमें मैं 600 करोड़ तो आपकी वापस दे दूंगा, 600 करोड़ आपको तो, और 100 करोड़ का मेरा नया। नहीं समझे? और बैंक इसको 700 करोड़ दे देता है। और 600 करोड़ देगा कहां से? क्या बोला था मैं? बिजनेस में लगाऊंगा और पहले 600 करोड़ दूंगा, फिर बिजनेस तो कुछ होता ही नहीं है। सर कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्शन लोन लिया है, बैंक वाला आता है देखने कि हाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस साइड रोड होता है ना उस साइड की दीवार पहले बना लो, तो उस तरफ अभी तक नींव ही नहीं खुदी है, और इस साइड से क्या लगेगा? 70% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो 70% लोन सैंक्शन कर दो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। उस साइड जो दिखाना चाहोगे ना आप, बैंक उतना ही देखेगा, बस आपकी लाइजनिंग पावर। और फिर लोन अमाउंट का 1-1.5% दे दो यार उस आने जाने वाले को। गांधी जी पहले भी काम करते थे, पहले भी इफेक्टिव थे, आज भी इफेक्टिव हैं, सिर्फ उनका कलर और मुंडी बदली है। पहले वो नोट में इस तरफ ऐसे देखते थे, पुराने 500 के 1000 के नोट में, अब वो इस तरफ देखते, और कलर बदल गया, पेपर की क्वालिटी बदल गई, बट उनकी इफेक्टिवनेस चेंज नहीं हुई है। वो उस वक्त भी कारगर थे जब अंग्रेजों का टाइम था। अरे वो जो भारत को आजाद करवा सकते हैं, वो 500 करोड़ का लोन नहीं दिलवा सकते। मान रहे हो ना? मानना पड़ेगा आपको। बट मैं आपको, देखो टॉपिक पढ़ना, ये काम अभी मत करना, और ये काम आप करोगे नहीं, ये आपसे करवाए जाएंगे। सीएफओ बनोगे तब आप बोलोगे यार मैं क्यों साइन कर रहा हूं इस बैलेंस शीट पे, जिसमें आपको ही पता है कि इसमें वो है नहीं जो इसमें लिखा जा रहा है, बट यू विल। अरे जब 10% इंक्रीमेंट का प्रपोजल मैनेजमेंट आपके सामने रखेगा कि 30 लाख की जॉब है ना, बैलेंस शीट पे साइन करो, 50 लाख का पैकेज, ठीक है, क्यों नहीं करोगे सर? चलो आप लोग ईमानदार हो, लेकिन सब लोग आपकी तरह नहीं, इस दुनिया में मेरी तरह लोग भी हैं। अब ये टॉपिक पढ़ लें अपन। एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना प्लीज। और एक्चुअल कहानी, एक बंदे का नाम था सोलोमन, कभी पढ़ोगे आप, बेल्जियम का है, बट मैं आपको इंडियन कंटेक्स्ट में समझा देता हूं। तो एक व्यक्ति का नाम है सोलोमन, इसको फुटवियर यानी जूतों का बिजनेस करना था।
ठीक है, तो इसने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट की, जूते खरीदता और फिर आगे बेच देता। ट्रेडिंग के बिजनेस में आप लोग जानते हो ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होगा, आप एक लिमिटेड स्टॉक लेके आ जाओ, जब वो सेल हो जाए फिर और ले आओ, और आपको जो सेल करेगा वो भी उधार दे देगा, फिर आप आगे सेल करके वो पेमेंट। तो ज्यादा बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए। हाँ, रेंट पे एक शोरूम आपको लेना हो। इसका बिजनेस ठीक ठाक चला, बट फिर इसके मन में आया कि यार क्यों ना मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाऊं, जूते खुद बनाऊं और फिर बेचूं, तो मार्जिन ज्यादा होगा, लेकिन अब पैसे भी तो ज्यादा चाहिए। सर आप फैक्ट्री सेटअप करोगे, आप प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करोगे, सर अब आपको 2, 5, 8, 10 लेबर भी रखना होगा, कुछ स्टॉक बना के भी रखना होगा, तो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, सर मार्केटिंग भी करनी होगी तभी सेल होगा। तो इसने कंपनी बनाई जिसका नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी थी। इसके 99% शेयर्स तो खुद ने ले लिए, बट क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, 2 शेयर होल्डर होते हैं ना, तो 1% शेयर्स इसने अपनी वाइफ को दे दिए। ठीक है, कंपनी बना ली। थोड़े दिन के बाद कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, तो कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए। यू नो डिबेंचर यानी लोन लेना होता है, डिबेंचर इज लाइक लोन। ठीक है, तो कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए, और वो सारे डिबेंचर्स एक ही जने ने खरीद लिए। हाँ, खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और वो कौन? खुद सोलोमन। हाँ सर, सोलोमन ने ही सारे डिबेंचर परचेज कर लिए। बातें समझ रहे हो ना? बिजनेस कुछ दिन और चला, धीरे धीरे फिर बिजनेस की पॉलिसीज फेलियर स्टेज पे आ गई, बिजनेस में हैवी लॉस हुआ, और सर ये वाइंडिंग अप की पोजीशन आ गई। यू नो वाइंडिंग अप मींस कंपनी को बंद करना। अब वाइंडिंग अप के केस में एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, एक पर्सन अपॉइंट होता है, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। ये क्या काम करता है? ये कंपनी की एसेट्स को सेल, बट इस कंपनी में एसेट्स तो ये हालत हो रखी है, लायबिलिटी जितनी और एसेट्स इतनी। तो ये जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है क्या करेगा? ये इन एसेट्स को सेल करेगा, कम ज्यादा जितनी भी सेल तो करनी पड़ेगी। सर इसने इन एसेट्स को सेल किया, अब ये पैसा किसको पेमेंट करे? तो आपको ध्यान है जो सीक्वेंस क्या होता है, जब वाइंडिंग अप के दौरान सबसे पहले पेमेंट करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी सबसे पहले क्रेडिटर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जिनको आपने डिबेंचर्स इश्यू किए हुए हैं, या जिनको आपने लोन लिया और बदले में अपनी एसेट मॉर्गेज की हुई। और जब उनका पूरा पेमेंट हो जाए और पैसा बच जाए, तो फिर जो आपके रॉ मटेरियल देने वाले हैं, या और आपके जो इंप्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाह बाकी है, लाइट का बिल बाकी है, फिर उनको पेमेंट होगा। उनका पेमेंट करने के बाद यदि पैसा बच जाए, तो फिर लास्ट में शेयर होल्डर को मिलता है। बट जो कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि लास्ट में शेयर होल्डर तक आ जाए, वो वाइंडिंग अप क्यों होगी? ये बात तो आप भी मानते हो। अरे भाई, जब इतना ही पैसा है कि सारा कर्जा उतार देंगे फिर भी बच जाएगा, तो वो बिजनेस बंद क्यों करेगा फिर? और ये हालात आपको यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। इस कंपनी में इतना पैसा, एसेट्स बेच करके जो पैसा मिला, वो इस लिक्विडेटर ने किसको पेमेंट किया? और डिबेंचर किसके पास हैं? और इतना ही पैसा था कि डिबेंचर्स को ही पेमेंट हुआ बस। बाकी क्रेडिटर्स जिन्होंने रॉ मटेरियल दिया, इंप्लॉइज की सैलरी, सब बेचारे देखते रह गए। बैड डेप्ट। सारे क्रेडिटर कोर्ट में पहुंच गए जी कि जज साहब हमारे साथ अन्याय हुआ। कोर्ट ने पूछा क्या हुआ? बोलो लिक्विडेटर ने एसेट सेल करके सारा पैसा शेयर होल्डर को दे दिया। कोर्ट ने बोला शेयर होल्डर को कैसे दे सकते हैं? वाइंडिंग अप में तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को देना चाहिए। बोला यही हम बोल रहे हैं, लेकिन इसने सारा पैसा सोलोमन को दे दिया, और सोलोमन शेयर होल्डर है। तो लिक्विडेटर ने बोला जज साहब, मैंने सारा पैसा डिबेंचर होल्डर को दिया है, अब डिबेंचर होल्डर खुद सोलोमन है, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैंने सोलोमन को शेयर होल्डर की कैपेसिटी में पेमेंट नहीं किया है। चलो एक बात बताओ, यदि ये डिबेंचर सोलोमन की बजाय किसी और सलमान के पास होते,
तो भी पेमेंट उसको मिलता ना, अरे मिलता ना सर। तो यही है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक लाइन बोल रहा हूं, सुन लो। कंपनी का मेंबर सोलोमन कंपनी के साथ सेम वैसे ही एग्रीमेंट कर सकता है जैसे कि कोई और व्यक्ति कर सकता है। जब डिबेंचर इश्यू हुए उस टाइम किसी ने नहीं खरीदे, किसने खरीदे भाई? सोलोमन। यानी कंपनी का मेंबर कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी बन सकता है। और ध्यान से सुनो, अब सोलोमन की इस कंपनी से दो पोजीशन है, एक तो वो शेयर होल्डर है और दूसरा तो डिबेंचर होल्डर होने के नाते उसको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। यदि कंपनी ठीक ठाक चल रही है तो हर साल कंपनी इंटरेस्ट देगी और नेट प्रॉफिट बचेगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा एज ए शेयर होल्डर। तो कंपनी का मेंबर कंपनी में मेंबर होने के साथ साथ दूसरी रिलेशनशिप भी रख सकता है। चलो आज आप स्टूडेंट हो, मान लो अभी आपने पॉकेट मनी में से कुछ सेविंग की और ऐसा करके आपने टाटा मोटर्स का शेयर परचेज कर लिया। मान लो टाटा मोटर्स का एक शेयर 700 रुपए का है और आज आपने एक शेयर परचेज कर लिया, कभी 2 शेयर परचेज कर लिए। जब तक सीएमए कंप्लीट हुई आपके पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स हो गए और कल टाटा मोटर्स में ही अकाउंट्स डिवीजन में और कोई वैकेंसी आ गई, तो क्या आप टाटा मोटर में जॉब कर सकते हो? अरे आप तो मालिक हो उस कंपनी के, हो चाहे 10 शेयर्स की, लेकिन शेयर होल्डर तो हो ना। तो क्या कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का इंप्लॉय बन सकता है? और सर कई कंपनी तो अपने शेयर होल्डर को शेयर्स नहीं देती इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन में कम रेट में, ताकि इंप्लॉइज मोटिवेट रहे। स्वेट इक्विटी शेयर किसको देते हो आप? इंप्लॉइज को तो देते हो। अब वो बंदा इंप्लॉय भी रहेगा और शेयर होल्डर भी होगा, डबल बेनिफिट, सैलरी भी लेगा और डिविडेंड भी लेगा। क्या कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का इंप्लॉय बन सकता है क्या? अरे कोई और इंप्लॉय बन सकता है तो शेयर होल्डर क्यों नहीं? सर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट यही है कि मेंबर अलग, कंपनी अलग। कंपनी का मेंबर अपनी ही कंपनी से वो सारे एग्रीमेंट कर सकता है जो एक आम जनता कर सकती है। चलो मान लो आपके पास टाटा मोटर्स के 10 शेयर्स हैं और अब टाटा मोटर्स को जयपुर में कोई ऑफिस रेंट पे लेना है, उनको कोई ब्रांच ऑफिस खोलना है सर यहां पर, और आपकी कोई प्रॉपर्टी है इसी स्कीम में। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी टाटा मोटर्स को लीज पे नहीं दे सकते? बट आप तो ऑलरेडी शेयर होल्डर हो। तो शेयर होल्डर होना सेपरेट रिलेशनशिप है, आप लैंडलॉर्ड बन सकते हो। अब यदि आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी तो अब आपको दो रिलेशनशिप हो गई, एक एज ए लैंडलॉर्ड और एक एज ए लैंडलॉर्ड आपको रेंट मिलेगा और एज ए शेयर होल्डर आपको डिविडेंड मिलेगा। नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। हाँ सर पूछिए। बैड डेप्ट सर, बैड डेप्ट। हाँ बिल्कुल सर, एक बात बताओ, डिबेंचर्स के पैसे भी तो आपने ही दिए थे, कोई ऐसा तो है नहीं कि फ्रॉड किया है। हाँ तो खरीदो। तो सर एक चीज बताओ, तो ऐसी कंपनी को रॉ मटेरियल देने वाला भी तो कंपनी की बैलेंस शीट देखेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने आपसे रॉ मटेरियल परचेज कर लिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो सर ये एनालिसिस तो आपको पहले करना पड़ेगा ना सर, क्लास ज्वाइन करने से पहले भी आप डेमो लेते हो ना, तो डेमो वहां नहीं ले सकते क्या सर इतना? कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, कोई भी कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट करो, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करो कि शेयर होल्डर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, ऑलरेडी कितनी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी किन की है। और एक चीज और याद रखो, प्रमोटर्स ने ही यदि कंपनी को लोन दिया हुआ है, बुराई नहीं उसमें, बट वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए, एसेट मॉर्गेज ना हो। एक चीज बताओ, यदि यही डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते, यानी कंपनी ने कोई एसेट मॉर्गेज नहीं की होती, तो पता क्या होता? तो सबको पैसा प्रोपोर्शनेटली मिलता, फिर ये प्रायोरिटी नहीं होती, क्योंकि फिर सारे एक ही स्टेज पे खड़े थे। सर प्रायोरिटी कब आती है? जब कुछ क्रेडिटर को आपने अपनी एसेट मॉर्गेज की हुई। अब बैंक जब भी लोन देगा ना, हमेशा सिक्योर्ड देगा, आपसे अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाएगा, डॉक्यूमेंट अपने पास रखवाएगा, और इसलिए वो कंपनी जब भी बंद होती है उसकी एसेट सारी बैंक के पास ली जाती है और बाकी क्रेडिटर देखते रह जाते हैं। क्योंकि जो रॉ मेटेरियल सप्लाई करता है ना, वो एसेट मॉर्गेज नहीं करवाता,
क्योंकि रॉ मटेरियल देने वाला व्यक्ति भी एक बिजनेसमैन है, वो यही चाहता चलो यार मेरी टर्नओवर बढ़ रही है, और उधार में बिजनेस करना पड़ता है सर। यदि देखो आप दुकान खोल के बैठ जाओ और सिर्फ ये बोलोगे मैं तो कैश में ही सेल करूंगा, तो बिजनेस की ग्रोथ एक लिमिटेड होगी। या फिर आपका प्रोडक्ट इतना यूनिक होना चाहिए कि लोग लाइन लगा करके खरीदें, और फिर आप कैश में तो क्या, आप डबल प्राइस भी लोगे तो भी लोग देंगे। कोई कचौरी वाला होता है, कोई समोसे वाला होता है, बट उसकी कोई प्रोडक्ट फेमस है तो लाइन लगा के लोग लेते हैं ना, और कैश में पहले पैसे दे करके टोकन लेते हैं फिर प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन उस बंदे ने वो इमेज, वो गुडविल बनाई है, तो या तो वैसे बनो, और नहीं तो फिर बिजनेस उधार में तो करना। और क्रेडिट ऑलवेज कैरीज रिस्क, ऑलवेज कैरीज रिस्क। कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए अभी थ्योरी पढ़ा देता हूं एक बार। कहां गया ये माउस? आ गया, इधर उधर छुप जाता कहीं ये। हाँ, तो पहली फीचर कौन सी है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसमें पहला जो केस था, ये एक्चुअली सच्चा केस था, झूठ नहीं बोला। आप इसको यदि गूगल पे भी सर्च करेंगे ना तो सेम ये मिलेगा, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्लास के बाद करना, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग अभी देखते हैं, मैं ऐसे सच में आपसे झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। मैं को कोर्ट में थोड़ी ना हूं, ठीक है। नेक्स्ट एक केस और बताता हूं, वो भी बिल्कुल सच्चा केस, ठीक है। आप लोगों से झूठ नहीं बोलता मैं। एक अनिल नाम का पर्सन है, क्या नाम है? अनिल। इसने कोरोना में टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। कहीं जॉब करता था, वो जॉब वहां से छूट गई, उसके बाद इस जयपुर में आ गया, और जयपुर में इसको देखा कि यार जयपुर बहुत अच्छा शहर है और यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बहुत सही है और टूरिज्म का बिजनेस चल सकता है। तो इसने एक पुरानी इनोवा परचेज की, उससे 1-1.5-2 साल तक काम किया। अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यहाँ टूरिस्ट इंडस्ट्री सही है, तो इसने एक कंपनी बना ली जिसका नाम रखा ABC टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। 99% शेयर्स खुद के पास रखे, और फिर इसकी वाइफ ने बोला मेरे नाम से कुछ नहीं है, ये वो, मैंने आपके लिए ऐसे ही 16 सोमवार किए। तो उसने बोला ओके उदास मत तो ये ले 1% शेयर्स, तुम भी कंपनी के मालिक है। तो इसने अपनी वाइफ को भी कंपनी में शेयर होल्डर बना लिया। 99% शेयर्स खुद के पास, 1% वाइफ के पास, दोनों ही डायरेक्टर हैं। अभी तक एक गाड़ी थी ना, फिर उन्होंने 3-4 और नई गाड़ियां परचेज की, अलग अलग ड्राइवर अपॉइंट कर दिए। लेकिन अनिल आज भी एक गाड़ी खुद भी चलाता है। अनिल शेयर होल्डर भी है और एम्प्लॉय भी है। सर जब 8-10 का स्टाफ हो गया, ज्यादातर हमेशा रोड पे ही रहते हैं, भाई गाड़ी रोड पे चलती है तो रिस्क तो है ही लाइफ के साथ, कभी एक्सीडेंट हो गया तो चोट लग सकती है। तो कंपनी ने, ध्यान से सुनना, कंपनी ने एक इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे LIC से या और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, उससे एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली कि जो हमारे 10 इंप्लॉई हैं जो गाड़ी चलाते हैं, तो इनकी लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम कंपनी दे रही है, और भगवान ना करे कोई इंप्लॉई की कभी डेथ हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी उस इंप्लॉई की फैमिली को कंपनसेशन देगी। पॉलिसी कंपनी ने ली है, लेकिन किसके नाम से? सारे इंप्लॉइज के नाम से, और प्रीमियम कंपनी हर साल दे रही है। होता है कल आप CA में बनोगे तो जो भी कंपनी में आप जॉब करोगे वो आपके नाम से हेल्थ और लाइफ दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी दे के रखते हैं। बीमार हो गए, भगवान ना करे, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, 50,000 रुपए का बिल आ गया, 1 लाख रुपए का बिल, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा इंश्योरेंस कंपनी रिइंबर्स करती है। यहां पर भी ऐसा ही था, भगवान ना करे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो गाड़ी अनिल चला रहा था ना उसी का एक्सीडेंट हो गया, और ये उस एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गई। तो इनकी वाइफ ने उस इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई। पता है इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। सर किस ग्राउंड पे? कि हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी है ना वो शेयर होल्डर के लिए नहीं है, वो इंप्लॉइज के लिए। और अनिल तो बट इंप्लॉय भी तो है, बट इंश्योरेंस कंपनी बोल रही कि नहीं हम तो उसको शेयर होल्डर ही मानेंगे, 99% शेयर उसी के पास। इसलिए इनकी वाइफ की क्लेम एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, कोर्ट चलते हैं,
इनकी वाइफ ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट में मैटर लंबा चला, आर्ग्यू हुआ, लास्ट में सर कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि कंपनी के केस में कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है, कंपनी के मेंबर सेपरेट होते हैं। चलो ये थ्योरी तो ऑलरेडी स्टेब्लिश थी, दोबारा स्टेब्लिश हो गई, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड के इस केस में अनिल जो कि कंपनी का प्रमोटर है, शेयर होल्डर है, कंट्रोलिंग पर्सन है, एवरीथिंग इज ओके, बट अलोंग विद दिस रिलेशनशिप ही इज एन एम्प्लॉय ऑल्सो, ही इज ड्राइविंग ए कार लाइक अदर एम्प्लॉइज, ही इज एक्टिंग इन द कंपनी लाइक अदर एम्प्लॉइज। चलो एक बात बताओ, यदि अनिल की जगह कोई दूसरा एम्प्लॉय होता, क्लेम नहीं देते क्या आप? इंश्योरेंस कंपनी बोली देते। तो बोला सेम वैसे ही जैसे अदर एम्प्लॉयज की कंपनी के साथ जो रिलेशनशिप है, सेम रिलेशनशिप अनिल की कंपनी के साथ। कंपनी का मेंबर कंपनी के साथ मेंबर के अलावा दूसरी रिलेशनशिप भी रख सकता है, एज ए डिबेंचर होल्डर, एज ए लैंडलॉर्ड, एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो। इसलिए यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का इस ग्राउंड पर क्लेम देने से मना करना कि जिस पर्सन की डेथ हुई है वो कंपनी का शेयर होल्डर है इसलिए नहीं दे रही, गलत है। क्योंकि अलोंग विद शेयर होल्डरशिप ही इज एन एम्प्लॉय ऑल्सो, और बीइंग एन एम्प्लॉय ही इज एन एंटाइटल। इस केस में उसकी जीत हुई और उसको कंपनसेशन मिला। पूछिए सर। हाँ बिल्कुल, उन सब का सर पैन कार्ड, आधार कार्ड, एम्प्लॉय सब देते हैं, अनिल भी इंक्लूडेड है सर। बट क्या होता है देखो, इंश्योरेंस कंपनी, आप विश्वास करके चलना, पहली स्टेज पे मना ही करेगी 99% केसेस में। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब जब भी मना किया, मेजोरिटी डिसीजन कोर्ट ने रिवर्स किए। वो हर बार मना करेंगे, अपन पॉलिसी लेते टाइम ध्यान नहीं रखते और साइन कर देते हैं। बाद में कोई पर्सन की डेथ हो गई, फिर बताएंगे सर डेथ का कारण ये है, और ये तो देखो पॉलिसी में पहले से मना था कि यदि सुसाइड किया तो हम डेथ नहीं मानेंगे। सुसाइड के केस में इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन नहीं देती। लेकिन क्यों नहीं देती? आप पॉलिसी लेते टाइम बोल दो कि सुसाइड भी लिखो। यार क्या पता किसी दिन डिप्रेशन में आके मैं कर लूं तो, भाई दैट इज ऑल्सो डेथ ना, डेथ इज ऑल्सो डेथ। या मर्डर के केस में नहीं देंगे, यदि आपकी किसी के साथ कोई पर्सनल कोई दुश्मनी थी जिसके कारण आपकी लड़ाई हुई और उसमें यदि डेथ हो गई तो हम अरे कुछ भी कारण हो, डेथ, आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो ना, तो मेरी लाइफ का अंत कैसे भी हो आपको कंपनी, तो ये पॉलिसी लेते टाइम हर चीज लिखवा दो कि चाहे मैं सुसाइड से करूं, कुछ भी करूं, मेरे मरने के बाद मिलना चाहिए, देख लो नहीं मैं भूतनाथ बन के आऊंगा। बट सर एक तो बैंक अकाउंट खोलते टाइम और एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम, जो मेरे साथ हुआ बता रहा हूं आपको। अपन लास्ट पेज पे, हाँ सर कहां कहां साइन करने, यहां करने, यहां करने, कुछ नहीं पढ़ते उसमें, क्यों कर रहे हैं? कभी नहीं पढ़ते सर, या तो टाइम नहीं होता है या पता नहीं पढ़ना नहीं चाहते। नहीं, नॉलेज नहीं है तो कुसरी नहीं है सर, नॉलेज है, बस लापरवाही है। और बाद में फिर वो सारे कारण सामने आते हैं, तब होता रहे यार उस टाइम ध्यान क्यों नहीं दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो ज्यादा नहीं पकाऊंगा, आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं और कल अपनी फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।